नमस्कार सभी को। ईपीके कैपिटल के 15 अगस्त दैनिक ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट शिल्पा हूँ। इस श्रृंखला में हम वित्त की दुनिया में हुई हर घटना का विश्लेषण और जांच करते हैं जो आपके निवेश को प्रभावित करती है। एक छोटी सी सूचना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत सलाह के लिए आप हमसे या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। आज की सत्र को जटिल और अक्सर विरोधाभासी संकेतों का सेट परिभाषित किया गया, जिसने आश्चर्यजनक रूप से मजबूत अमेरिकी उपभोक्ता और क्षितिज पर बढ़ती आर्थिक बादलों के बीच एक वैश्विक खींचतान पैदा की। एक ओर मजबूत अमेरिकी खुदरा बिक्री डेटा ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक शक्तिशाली समर्थन स्तंभ प्रदान किया। दूसरी ओर चिंताजनक डेटा का एक प्रवाह चीन में महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में जिद्दी गर्म थोक महंगाई तक वैश्विक विकास दृष्टिकोण पर लंबी छाया डाल रहा है। सक्सेस एक्रोनिम इस गतिशीलता ने वैश्विक बाजारों में सावधानीपूर्वक मिश्रित और अत्यंत भिन्न ट्रेडिंग सत्र को जन्म दिया। वॉल स्ट्रीट दिशा की तलाश में संघर्ष कर रहा था, बड़े कैप विशालकाय कंपनियों और उनके छोटे, अधिक आर्थिक रूप से संवेदनशील साथियों के प्रदर्शन के बीच स्पष्ट विभाजन के साथ। एशिया में भू राजनीतिक राहत पर बाजारों ने तेजी दिखाई, भले ही क्षेत्र के मुख्य आर्थिक इंजन ने स्पष्ट संकेत दिए कि वह धीमा हो रहा है। इसी बीच भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख नीति भाषण ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का आउटलाइन किया, जो दीर्घकालिक रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव डाल सकता है। इस रिपोर्ट में हम इन प्रमुख विषयों का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत विश्व भर में बंद होने वाली घंटी का एक स्नैपशॉट से करेंगे। फिर हम उस महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में गहराई से उतरेंगे जिसने उस दिन की कथा को आकार दिया। राजनीति और पोर्टफोलियो के बीच संबंध का विश्लेषण करेंगे और क्रिप्टोकरेंसी बाजारों के डिजिटल सीमा से एक अपडेट प्रदान करेंगे। अंत में उस सत्र को परिभाषित करने वाले कॉरपोरेट मूवर्स और शेकर्स पर एक नज़र डालेंगे। दिन की ट्रेडिंग गतिविधि ने अनिश्चितता और भिन्नता की तस्वीर पेश की, जिसमें सभी क्षेत्रों में कोई एक कहानी प्रमुख नहीं थी। जबकि अमेरिकी प्रमुख सूचकांक शांत दिखाई दिए, अंतर्निहित मैट्रिक्स ने एक ऐसी बाजार को उजागर किया जो विरोधाभासी आर्थिक संकेतकों से जूझ रहा था। वॉल स्ट्रीट ने दिन का अंत स्पष्ट विश्वास की कमी के साथ किया, एक अस्थिर सप्ताह को मिश्रित और मुख्य रूप से स्थिर नोट पर समाप्त किया। व्यापक S&P 500 सूचकांक ने थोड़ी सी बढ़त हासिल की, 0.03% की वृद्धि के साथ 6,408 पार पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मामूली 0.02% या 11 अंकों की गिरावट के साथ 14,911.6 पर समाप्त हुआ। प्रौद्योगिकी केंद्रित नैस्डैक कंपोजिट लगभग अपरिवर्तित रहा, केवल 0.01% की गिरावट के साथ 21,710.67 पर। हालांकि इस सूचकांक स्तर पर यह स्थिर प्रदर्शन जोखिम से बचाव की एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित प्रवृत्ति को छुपाता है। जबकि मेगा कैप प्रौद्योगिकी और औद्योगिक स्टॉक्स मजबूत बने रहे, NYSE फैंगी प्लस सूचकांक केवल 0.10% गिरा। छोटे, अधिक आर्थिक रूप से संवेदनशील कंपनियों को भारी बिक्री का सामना करना पड़ा। रसेल 2000 सूचकांक, जो छोटे कैप स्टॉक्स का एक प्रमुख संकेतक है, में तेज गिरावट आई, 1.54% की गिरावट के साथ। इस भिन्नता को एक उल्लेखनीय उछाल द्वारा रेखांकित किया गया, जो कि CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स VIX बाजार का डर मापने वाला 2.30% बढ़कर 1493 पर पहुंच गया, जो निवेशकों की चिंता में वृद्धि का संकेत है। दिन का व्यापारिक कदम खुदरा बाजार के भीतर गुणवत्ता की ओर उड़ान की ओर इशारा कर रहा था। जब निवेशकों ने विपरीत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों को समझा, एक ओर मजबूत उपभोक्ता खर्च और दूसरी ओर गर्म उत्पादक मुद्रास्फीति, तो जोखिम कम करने का स्पष्ट पैटर्न उभरा। छोटे कैप कंपनियां, जो आमतौर पर मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भर हैं,
और उच्च ब्याज दरों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, को निर्णायक रूप से बेच दिया गया। फिर भी निवेशकों ने पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय पूंजी बड़े कैप और मेगा कैप टेक्नोलॉजी शेयरों की सुरक्षित समझी जाने वाली जगह में घूमने लगी, जिनके पास अधिक विविध वैश्विक राजस्व धाराएं और मजबूत बैलेंस शीट हैं, जो उन्हें संभावित आर्थिक मंदी का सामना करने में बेहतर बनाते हैं। यह समझाता है कि क्यों S&P 500 और नैस्डैक टिके रहे, जबकि रसेल 2000 और S&P 500 के समान वजन वाले संस्करणों ने महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शन किया। यूरोपीय बोर्सेस अधिक बढ़कर बंद हुए, मुख्य रूप से अपने ट्रेडिंग दिन को इस तरह समाप्त किया कि अमेरिकी डेटा का पूरा प्रभाव समझने से पहले ही। लंदन में FTSE 0.13% बढ़कर NYSE 170.24 पर बंद हुआ। फ्रैंकफर्ट का डैक्स सूचकांक मजबूत रहा, 0.79% बढ़कर दिन का अंत 24,373 पर किया। यूरोप में सकारात्मक भावना उस सप्ताह के बाद आई जिसमें जुलाई के यूरोजोन मुद्रास्फीति के त्वरित अनुमान यूरोपीय केंद्रीय बैंक के 2.0% लक्ष्य पर स्थिर पाए गए, जिससे अमेरिकी से निकलने वाले विरोधाभासी संकेतों की तुलना में कम जटिल मौद्रिक नीति का चित्र प्रस्तुत हुआ। एशियाई बाजारों ने दिन की शुरुआत में मजबूत लाभ दर्ज किए, जिसमें भावना मुख्य रूप से ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन के साथ व्यापार युद्ध में एक विस्तारित संघर्ष विराम की पुष्टि पर राहत के कारण प्रेरित हुई। जापान का निक्केई 225 1.3% बढ़कर 43,274 स्तर 660 पर बंद हुआ। हांगकांग में हंग सेंग सूचकांक ने प्रभावशाली 2.5% की बढ़त के साथ 25,596 पर छलांग लगाई, जबकि शंघाई कंपोजिट ने 0.5% की बढ़त के साथ 3,633.28 पर समाप्त किया। हालांकि इस शक्तिशाली रैली का संबंध पूरी तरह से चीन से जारी मौलिक आर्थिक डेटा से नहीं था, जो स्पष्ट रूप से कमजोर था। बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया नए नकारात्मक के अभाव पर आधारित थी, टैरिफ में वृद्धि, जबकि उसने व्यापक रूप से एक खराब हो रही मौजूदा नकारात्मकता को नजरअंदाज किया, एक महत्वपूर्ण घरेलू आर्थिक मंदी। यह विचलन दर्शाता है कि रैली एक नाजुक समाचार आधारित आधार पर बनी थी। जैसे ही टैरिफ समाचार से पहली राहत समाप्त होगी, वैश्विक बाजारों को चीन की धीमी हो रही अर्थव्यवस्था की वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, जिसका विश्वव्यापी विकास प्रक्षेपणों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज आर्थिक डेटा जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का जटिल और कभी-कभी विरोधाभासी आकलन प्रस्तुत किया। यूएस और चीन की रिपोर्टें विशेष रूप से प्रभावशाली थीं, जिन्होंने पश्चिमी बाजारों में व्याप्त सतर्कता के स्वर को आकार दिया। अमेरिका से मुख्य खबर उपभोक्ता की उल्लेखनीय लचीलापन थी। 8:30 बजे ईटी पर जारी जुलाई खुदरा बिक्री रिपोर्ट में दिखाया गया कि हेडलाइन बिक्री महीने दर महीने 0.6% बढ़ी, जून की मजबूत गति के साथ मेल खाती है और सहमति पूर्वानुमान को पार कर गई, जो लगभग 0.4% से 0.5% के बीच केंद्रित था। वार्षिक आधार पर बिक्री में स्वस्थ 3.9% की वृद्धि हुई। ये डेटा दर्शाता है कि स्थिर मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों के बावजूद उपभोक्ता खर्च अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक शक्तिशाली इंजन बना हुआ है। हालांकि इस खर्च की ताकत को उपभोक्ता विश्वास ने नहीं मिलाया। अगस्त के मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक का प्रारंभिक आंकड़ा 61.7 रहा, जो अनुमानित 61.9 से थोड़ा कम था और जुलाई के अंतिम आंकड़े से मूल रूप से स्थिर रहा। जबकि भावना अपने निचले स्तर से सुधारी है, यह ऐतिहासिक रूप से मंद स्तर पर ही बनी हुई है, जिसमें उपभोक्ता आर्थिक मार्ग के बारे में निरंतर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं पर रिपोर्ट का विवरण अंतिम प्रकाशन में ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि जुलाई की रिपोर्ट में 1 साल और 5 साल की अपेक्षाओं में स्वागत योग्य गिरावट दिखाई दी थी।
वास्तविक खपत आंकड़ों के विपरीत अमेरिकी अर्थव्यवस्था का उत्पादन पक्ष ठप होता दिखाई दे रहा है। 9:15 बजे ईटी पर जारी जुलाई औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट में 0.0% महीने दर महीने परिवर्तन का अनुमान था, जो जून में 0.3% की मामूली वृद्धि के बाद औद्योगिक उत्पादन में विराम का संकेत देता है। यह स्थिरता अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर बढ़ते अंतर को उजागर करती है। व्यवसाय पक्ष से इस सतर्क दृष्टिकोण को और मजबूत करते हुए 10:11 बजे ईटी पर जारी जून व्यवसाय इन्वेंट्री रिपोर्ट में केवल 0.8% की मामूली वृद्धि दिखाई दी। यह 2 लगातार महीनों की स्थिर 0.0% रीडिंग के बाद आया है, जो संकेत देता है कि व्यवसाय अनिश्चित आर्थिक माहौल में स्टॉक बनाने में हिचकिचा रहे हैं। यह एक अस्थिर विभेदन प्रस्तुत करता है। वर्तमान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2 अलग-अलग ट्रैकों पर चल रही है। एक तेजी से चलने वाला उपभोक्ता ट्रैक जो मजबूत खर्च से प्रेरित है, और एक स्थिर औद्योगिक ट्रैक जो स्थिर उत्पादन से चिह्नित है। इस अंतर को केवल अल्पकालिक रूप से ही बनाए रखा जा सकता है, जब तक कि मौजूदा भंडार को कम किया जाए। यदि मजबूत उपभोक्ता मांग जारी रहती है, तो अंततः उत्पादन को इसे पूरा करने के लिए बढ़ाना होगा। हालांकि वर्तमान माहौल में, जहां आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और उच्च इनपुट लागतें जारी हैं, जैसा कि कल के गर्म उत्पादक मूल्य डेटा से स्पष्ट है, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास अनिवार्य रूप से कीमतों में वृद्धि करेगा। यह उत्पादन खपत के अंतर और भविष्य में मुद्रास्फीति के जोखिम के बीच सीधे कारणात्मक संबंध बनाता है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो से रात भर जारी आंकड़ों ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण गति खोने का चिंताजनक चित्र प्रस्तुत किया है। जुलाई के आंकड़े सभी क्षेत्रों में कमजोर थे। औद्योगिक उत्पादन साल दर साल 5.7% बढ़ा, जो जून में 6.8% से धीमा है और विश्लेषकों की अपेक्षाओं से कम है। खुदरा बिक्री केवल 3.7% बढ़ी, जो पिछले महीने के 4.8% से तेज मंदी है और अनुमानों से काफ़ी कम है। स्थिर संपत्ति निवेश पहले 7 महीनों में केवल 1.6% बढ़ा, जो व्यवसाय विश्वास की गंभीर कमी का संकेत है। ये आंकड़े पुष्टि करते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था के मुख्य चालक एक साथ कमज़ोर हो रहे हैं। संपत्ति बाजार में लंबी मंदी उपभोक्ता विश्वास और घरेलू संपदा को दबा रही है, जिससे खर्च में कमी आ रही है। साथ ही निर्मित वस्तुओं की घरेलू और बाहरी मांग दोनों ही कमजोर हो रही है। इस चिंताजनक गति का नुकसान बीजिंग से अधिक महत्वपूर्ण नीति प्रोत्साहन की व्यापक मांग को जन्म दे रहा है, ताकि एक तेज मंदी से बचा जा सके, जिसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा हो सकता है। सप्ताह का मुद्रास्फीति डेटा केंद्रीय बैंकरों और निवेशकों के लिए एक जटिल और भ्रमित करने वाली तस्वीर प्रस्तुत करता है। अमेरिका में 12 अगस्त को जारी जुलाई का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई अपेक्षाकृत सौम्य था, जिसमें वार्षिक मुख्य दर 2.7% पर स्थिर बनी रही। इससे फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें जगीं, लेकिन 14 अगस्त को एक चौंकाने वाली गर्म उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई रिपोर्ट ने इन उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। थोक कीमतें महीने दर महीने 0.9% बढ़ीं, जो कि 0.2% के पूर्वानुमान से कहीं अधिक था। वार्षिक आधार पर पीपीआई 3.3% पर पहुंच गया, जो 5 महीनों में सबसे उच्च स्तर है। यह डेटा संकेत देता है कि लागत दबाव, जो संभवतः टैरिफ के कारण और बढ़ सकते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में बन रहे हैं और जल्द ही उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि के रूप में परिणत हो सकते हैं। यह अमेरिका से प्राप्त कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति से तीव्रता से भिन्न है। यूरोजोन ने अपनी जुलाई की मुद्रास्फीति दर को ईसीबी के 2.0% लक्ष्य पर स्थिर रखा। इस बीच भारत ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि जुलाई की खुदरा मुद्रास्फीति 1.5% पर आ गई है, जो उसके केंद्रीय बैंक की सहनशीलता सीमा से बहुत नीचे है। यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व को एक विशेष रूप से कठिन स्थिति में छोड़ देता है।
कमजोर श्रम बाजार और मध्यम हो रही उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए ब्याज दर में कटौती का संकेत देते हैं। हालांकि एक अत्यंत गर्म पीपीआई रिपोर्ट, जो अक्सर सीपीआई का नेतृत्व करती है, यह सुझाती है कि मुद्रास्फीति फिर से तेज हो रही है और फेड को अपनी प्रतिबंधात्मक स्थिति बनाए रखनी चाहिए। बाजार अब इन दोनों संभावनाओं के बीच फंसा हुआ है और यह नीति अनिश्चितता, उस दिन की अस्थिरता और अमेरिकी बाजारों में जोखिम से बचाव की रोटेशन का मुख्य कारण थी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वनिर्भर भारत के लिए दृष्टिकोण अपने 69वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में लाल किले की प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के थीम पर केंद्रित एक शक्तिशाली आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस भाषण में कई प्रमुख घोषणाएं की गईं जिनका बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सेमीकंडक्टर मिशन। प्रधानमंत्री ने एक साहसिक वादा किया कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स, जो भारतीय प्रतिभा द्वारा भारतीय सुविधाओं में बनाए जाएंगे, 2025 के अंत तक बाजार में उपलब्ध होंगे। इस पहल का समर्थन सरकार के महत्वपूर्ण निवेश से होता है, जिसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी दी गई है, जिसमें पहले ही 6 राज्यों में लगभग 160 लाख करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। जीएसटी सुधार। दिवाली के त्योहार तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाने का वादा किया गया। ये सुधार सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर कर का बोझ कम करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को राहत देने के उद्देश्य से हैं। रक्षा आत्मनिर्भरता। मोदी ने भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन का घरेलू उत्पादन करने का आह्वान किया और महत्वपूर्ण अवसंरचना की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र, राष्ट्रीय रक्षा कवच विकसित करने की योजना की घोषणा की। यह भाषण भारत की आर्थिक रणनीति में स्पष्ट और दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है। सेमीकंडक्टर और उन्नत रक्षा निर्माण पर तीव्र ध्यान भारत को वैश्विक हाईटेक सप्लाई चेन में एक व्यवहार्य China+1 विकल्प के रूप में स्थापित करने का एक सीधा प्रयास है। इससे भारत के घरेलू विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में निवेश के लिए कई वर्षों का अनुकूल वातावरण बनता है। जीएसटी सुधार का वादा एक अधिक तात्कालिक संभावित उत्प्रेरक है। इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और छोटे व्यवसायों पर बोझ कम होगा, जो घरेलू खपत को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत की विकास कथा और भी अधिक आकर्षक बनती है, विशेष रूप से वर्तमान में इसकी सौम्य मुद्रास्फीति वातावरण को देखते हुए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की कोई प्रमुख भाषण नहीं हुई, लेकिन उनकी प्रशासन की नीतियों का प्रभाव बाजार में एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारा था। व्यापार नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव कॉरपोरेट आय पर पूरी तरह से दिखाई दिया। टेपेस्ट्री, टीपीआर के शेयर, जो कोच और केट स्पेड जैसी लग्जरी ब्रांड्स की मूल कंपनी हैं, लगभग 1600% गिर गए जब कंपनी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि टैरिफ्स उसके वित्तीय वर्ष 2026 के लाभ दृष्टिकोण को 860 मिलियन तक नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक अधिक असामान्य विकास में रिपोर्टें आईं कि ट्रंप प्रशासन संघर्ष कर रहे चिप निर्माता इंटेल (INTC) में सरकारी हिस्सेदारी लेने की चर्चा कर रहा है। इस खबर ने इंटेल के शेयरों को 7.4% तक बढ़ा दिया, जिससे यह S&P 500 में दिन का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बन गया। किसी विशिष्ट कंपनी में ऐसी प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अत्यंत असामान्य है और बाजार में एक और राजनीतिक जोखिम का स्तर जोड़ता है। कुछ विश्लेषकों ने नोट किया है कि ऐसी कार्रवाइयां उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं की अधिक विशेषता है, जो निवेशकों के लिए एक नई और अनिश्चित चर को प्रस्तुत करती हैं। एक अस्थिर सप्ताह के बाद, जिसमें क्रिप्टो बाजार नए सभी समय के उच्च स्तर पर पहुंच गया, शुक्रवार एक समेकन और महत्वपूर्ण कॉरपोरेट चालाकी का दिन था। बिटकॉइन और एथेरियम रिकॉर्ड
उच्चताओं के बाद ठंडे पड़े मुख्य क्रिप्टोकरेंसी अपने हाल के शिखरों से पीछे हट गईं क्योंकि बाजार ने भारी लाभ को पचाने के लिए विराम लिया। बिटकॉइन BTC देर दोपहर के व्यापार में लगभग $118,900 पर ट्रेड कर रहा था, जो गुरुवार को बनाए गए अपने रिकॉर्ड उच्च 184,477 से नीचे था। एथेरियम ETH लगभग $4,414 पर ट्रेड कर रहा था, अपने कई वर्षों के शिखर $4,728 से पीछे हटते हुए जो एक दिन पहले पहुंचा था। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि बिटकॉइन को लगभग $116,000 के स्तर पर समर्थन मिल रहा है, जबकि एथेरियम मुख्य समर्थन $4,408 से ऊपर बना हुआ है, यह संकेत देते हुए कि वापसी अब तक सुव्यवस्थित रही है। क्रिप्टो कॉर्पोरेट परिदृश्य में बदलाव उद्योग के लिए एक मील का पत्थर माने जाने वाले समझौते में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस कॉइन ने आधिकारिक तौर पर डेरिबिट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जो दुनिया के प्रमुख क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्मों में से एक है। यह अधिग्रहण केवल एक सामान्य व्यावसायिक लेनदेन से अधिक है। यह क्रिप्टोकरेंसी एसेट क्लास के परिपक्वता में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। डेरिवेटिव्स जैसे विकल्प और फ्यूचर्स परिष्कृत वित्तीय उपकरण हैं जो परिपक्व बाजारों में जोखिम प्रबंधन और मूल्य खोज के लिए आवश्यक हैं। डेरिबिट जैसे प्रमुख डेरिवेटिव्स खिलाड़ी का अधिग्रहण करके, जिसने जुलाई में अकेले $185 अरब से अधिक का व्यापारिक वॉल्यूम देखा, कॉइनबेस बड़े संस्थागत निवेशकों की सेवा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। यह कदम बाजार को मजबूत करने में मदद करता है और क्रिप्टो के विकास को एक शुद्ध खुदरा आधारित सट्टा संपत्ति से अधिक स्थायी घटक की ओर ले जाता है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बन रहा है। कॉर्पोरेट पल्स, मूवर्स, शेकर्स और डील मेकर्स। व्यापक बाजार रुझानों से परे कई कंपनी विशिष्ट कहानियों ने महत्वपूर्ण स्टॉक मूवमेंट्स को प्रेरित किया और कॉर्पोरेट दुनिया में प्रमुख थीम को उजागर किया। प्रमुख स्टॉक मूवमेंट्स बर्कशायर हैथवे के कदम। वॉरेन बफेट का निवेश वाहन बर्कशायर हैथवे ने एक नियामक फाइलिंग में खुलासा किया कि उसने दूसरी तिमाही में अपने बड़े हिस्सेदारी को और कम कर दिया है एप्पल AAPL में। साथ ही उसने हेल्थ केयर दिग्गज यूनाइटेड हेल्थ UNH में एक नई बड़ी स्थिति शुरू की। ये कदम दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली निवेशकों में से एक वर्तमान बाजार में मूल्य और जोखिम को कहाँ देखते हैं। इंटेल का उछाल। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इंटेल INTC S&P 500 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला था 7.4% की बढ़ोतरी के साथ। रिपोर्टों के आधार पर कि अमेरिकी सरकार कंपनी में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रही है। टेपेस्ट्री का गिरावट। लग्जरी वस्तुओं की कंपनी टेपेस्ट्री TPR S&P 500 में दिन का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनी थी, जो टैरिफ के अनुमानित नकारात्मक प्रभाव के कारण अपने लाभ दृष्टिकोण को कम करने के बाद लगभग 1600% गिर गई। डियर की गिरावट। फार्म और निर्माण उपकरण निर्माता डियर DE ने अपनी पूर्ण वर्ष की दृष्टिकोण को कम करने के बाद अपने शेयरों में गिरावट देखी। कमजोर वॉल्यूम और आर्थिक अनिश्चितता के बीच ग्राहक भावना में बढ़ती सतर्कता का हवाला देते हुए मर्जर और अधिग्रहण हाइलाइट्स। मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता के बावजूद कॉरपोरेट डील मेकिंग तेजी से जारी रही, यह संकेत देते हुए कि मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां रणनीतिक विकास का पीछा करने में आत्मविश्वास रखती हैं। यूरोपीय बैंकिंग में यूनिक्रेडिट बैंक और अल्फा बैंक रोमानिया ने आज अपना मर्जर पूरा किया, जो क्षेत्र में एक अधिक महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्था बनाएगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख कॉइनबेस डेरिबिट सौदे के अलावा परामर्श दिग्गज एक्सेंचर ने CyberCX, एक प्रमुख साइबर सुरक्षा सेवाओं प्रदाता, को अधिग्रहित करने के अपने समझौते की घोषणा की है ताकि वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सके। निष्कर्ष। अनिश्चितता के चौराहे पर नेविगेट करना। आज 15 अगस्त 2025 एक ऐसा दिन था जिसे प्रतिस्पर्धी आर्थिक कथनों के बीच खींचतान ने परिभाषित किया। अमेरिकी उपभोक्ता की स्पष्ट स्थिरता ने उभरते उत्पादक मुद्रास्फीति, मंद पड़ती चीनी अर्थव्यवस्था और स्थिर अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले
स्पष्ट मंदी के संकेतों के खिलाफ एक तेजी का प्रतिपक्ष प्रदान किया। इस संघर्ष ने प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों को पानी में चलने दिया, लेकिन सतह के नीचे जोखिम भरे संपत्तियों से स्पष्ट रूप से रोटेशन को ट्रिगर किया। बाजार अब एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। आगामी सप्ताह के लिए मुख्य सवाल यह है कि इनमें से कौन सी कथा अंततः प्रबल होगी। क्या उपभोक्ता खर्च की ताकत व्यापक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी, या मुद्रास्फीति, धीमी वैश्विक वृद्धि और नीति अनिश्चितता का संयुक्त वजन अंततः एक अधिक महत्वपूर्ण मंदी को ट्रिगर करेगा? निवेशक फेडरल रिजर्व के अधिकारियों से किसी भी टिप्पणी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, ताकि वे इस विरोधाभासी डेटा की व्याख्या कैसे कर रहे हैं इस पर संकेत मिल सकें, क्योंकि मौद्रिक नीति का मार्ग बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चालक बना रहता है। सोमवार को भारतीय बाजारों का फिर से खुलना भी एक मुख्य ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि वहां व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी और संभावित परिवर्तनकारी आर्थिक एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने का अपना पहला अवसर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी। यदि हाँ, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ाना ऐसी अद्भुत सामग्री प्राप्त कर सकें। अधिक जानकारी या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई संपर्क जानकारी के माध्यम से हमसे जुड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।